तूफान को जिद है कि हम दिया बुझाएंगे, तूफान को जिद है कि हम दिया बुझाएंगे, पर हमें तो जिद है कि हम रोशनी जलाएंगे। भागलपुरी सिल्क को ऐसे ऑल वर्ल्ड में कोई भी देखेगा वो बता देगा कि ये भागलपुरी सिल्क है, इतना फेमस है। बुनाई एक प्राचीन कला है जहां धागों को बुनकर कपड़े बनाए जाते हैं। भारत के हर क्षेत्र की बुनाई में एक अनोखापन है। इनके नक्शे, हैंडलूम टेक्निक की जो बारीकी है, ये सब मुझे कहीं ना कहीं अपने पहनावे के बारे में जानने के लिए उत्सुक करती है। मॉडल होने के नाते फैब्रिक के प्रति मेरा रुझान शुरू से रहा है। तो मैं मधु स्नेहा दैनिक जागरण की तरफ से आपके साथ देखने निकली हूँ 8 अनोखे शहरों की जादुई बुनाई की कहानी। वहाँ के बुनकरों से मिलने जिन्होंने अपनी कारीगरी से दुनिया भर में इन जगहों की पहचान बढ़ाई है। ये है हमारा शो जादुई बुनाई। इस जगह को ना सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर है इसका नाम और रेशम से जुड़ी है इसकी कहानी। तो सिल्क के बारे में मुझे जो कुछ भी जानना था या मेरे जो भी सवाल थे, उनके जवाब तो मैं यहाँ ढूंढ के रहूंगी। भागलपुरी सिल्क जो है वो मेनली फेमस है तसर सिल्क के लिए, और यहाँ पर एक देसी सिल्क होता है जिसको हम लोकल भाषा में यहाँ गिच्चा बोलते हैं। तसर की कीड़ा होती है और कीड़े को पाला जाता है। कीड़े की जब युवा अवस्था आती है तो उसे एक बांस होता है, बांस के का छतनुमा बनाया जाता है और उस कीड़े को वहां पर रखा जाता है। ये जो तसर है इसको उबालते हैं, उबालने के बाद ये ढीला हो जाता है। ढीला होने के बाद ये ऊपर वाले को हटा देते हैं, जिसका आगे घिच्चा बन जाता है, जो जूट बोलते हैं आप लोग। और वो तसर का खेवा तैयार करते हैं, जो कि ये हो गया। इनका ही हम कपड़ा तैयार करते हैं। जो थान तैयार करके, कपड़ा तैयार करके कलर भी करवाना पड़ता है। कोई पार्टी कलर मांगता है तो थान कलर करा के, फिनिश करा के उसको देते हैं। जो नेचुरल मांगते हैं तो उसको थान कलर ने करा के ऐसे फिनिश करा के देते हैं। सिल्क में 2 टाइप का ग्रुप होता है। सिल्क में आपका एक तसर आता है, एक मलबरी आता है। तसर में वेरियस ग्रुप्स आते हैं और मलबरी में वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आते हैं। मलबरी सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है, एरी सिल्क होता है, तसर सिल्क होता है, घिच्चा सिल्क होता है, केला सिल्क होता है। सिल्क में भी बहुत प्रकार के क्वालिटीज हैं। सिर्फ तसर ग्रुप में भागलपुर तैयार होते हैं। घिच्चा हुआ, तसर हुआ, ये सब भागलपुर में तैयार होते हैं। धागे के मामले में लेला लिनन साड़ियाँ, तसर मूंगा की साड़ियाँ, तसर घिच्चा की साड़ियाँ, तसर कटिया की साड़ियाँ और तसर कटिया की ड्रेस मटेरियल, ये यहाँ की फेमस है। मैं देखने गई कि किस तरह से धागों को बुनाई के लिए लपेटा जाता है। रस्सी से अलग जगहों पर बांधकर नक्शे बनाए जाते हैं और फिर इस तरह से छान कर उसे तैयार किया जाता है। तसर में बहुत सारा क्वालिटी है। उसमें आप बारीक कपड़ा बनवाइए, ठीक मोटा बनवाइए, चादर बनवाइए। जैसे दुपट्टा आपका बनेगा तसर का तो वो थोड़ा पतला होगा। अब वो रॉ सिल्क का बनेगा वो थोड़ा मोटा होगा। घिच्चा का बनेगा वो थोड़ा मोटा होगा। तो धागा के अनुसार कपड़ा होता है ना। भागलपुरी साड़ियों की डिजाइन्स उनके रेशम से प्रभावित होती हैं। ये इनकी एक खासियत है। कपड़े का कलर और डिजाइन रेशम किस तरह का है उसके हिसाब से बदलता रहता है। भागलपुरी सिल्क का डिमांड अच्छा है। लोग खोजते हुए आते हैं यहाँ पर। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स भी आते हैं बाहर के, फॉरेन कंट्रीज के। और भी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जैसे साड़ीज बनने लगा, गारमेंट्स बनने लगा, तो वो भी लोग खोजते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। Bhagalpuri fabric has become very famous internationally also for their heavier tussars and everything, and wovens which are then used in a lot of furnishing fabrics. भारत में जो सिल्क बनता है उसका जो धागा है, उस धागे की लेंथ अनइवन रहती है, एक जैसी नहीं रहती है।
जो एक पावर लूम पर बड़ी आसानी से चल सके। तो भारत में जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है और उससे जो धागा बनाया जाता है, वो धागा बनने के बाद अगर हम उसको पावर लूम पर चलाएंगे तो बार बार टूट जाएगा। तो अधिकतर जो भारत में सिल्क बनता है वो हैंडलूम्स के माध्यम से उसको वस्त्रों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, भागलपुर एक सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज की तारीख में यहाँ सिल्क का उत्पादन और सिल्क के वस्त्रों का उत्पादन ये दोनों दिन पर दिन कम होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में जो सिल्क की जरूरत है, लगभग 90% हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। चाइनीज मार्केट से इंडेक्स में आ गई, मूंगा चाइनीज मूंगा आ रहा है, चाइनीज एरी आ रही है, वो इंडियन मार्केट से बहुत सस्ते में माल सप्लाई कर रहे हैं इंडिया को ही। पावर लूम में जो है वो मशीन से चलता है, वो घंटे में अगर 4 मीटर बिनेगा तो ये हैंडलूम में तो घंटे में 1.25 मीटर बिनेगा, 1 मीटर भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जो पावर लूम बुनकर अपना कपड़ा बनाता है पावर लूम पर, उसकी आमदनी आप मान के चलिए, अगर वो मजदूरी लेता है 10 रुपया प्रति मीटर के रेट से, अगर उसने 30 मीटर भी बनाया तो उसको 300 रुपया मिल जाता है। एक हैंडलूम बुनकर को 200 रुपया और पावर लूम बुनकर को 300 रुपया। यही अंतर लोगों को हैंडलूम की जगह पावर लूम के तरफ शिफ्ट कर रहा है। जो हमारे भागलपुर क्षेत्र के बुनकरों को ऑर्डर्स रहते हैं, वो किसी न किसी त्योहार या सीजन से संबंधित रहते हैं। चूंकि कलकत्ता यहाँ से सबसे नजदीक, सबसे बड़े मेट्रो के रूप में स्थित है, इसलिए दुर्गा पूजा के पहले यहाँ के बुनकरों के पास काम बहुत अधिक रहता है। जितना परिश्रम कपड़े बनाने में हम लोग करते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। एक साड़ी बनाने में 10 दिन लगते हैं और 10 दिन तक कारीगर को एक साड़ी बनाने का केवल 500 रुपये दिया जाता है। आप सोच सकते हैं आपकी कितनी कम मजदूरी में वो काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा जितने भी प्रोग्राम है वो अगर बुनकरों तक मिले तो आज भागलपुर का नाम और ऊंचा उठेगा। सरकार बुनकरों को 50% अनुदान पे लोन दे और मिनिमम 5 लाख दे, तभी संभव है कि बुनकर कुछ कर पाएंगे। स्कीम्स ऑलरेडी हैं, जरूरत केवल एक उसकी अवेयरनेस फैलाने की है। और बुनकर जो अपना काम कर रहा है, आज अगर हम उसको मदद कर पाते हैं तो ही वो इस स्कीम का फायदा ले पाते हैं। ये हम लोगों की जन्मजात है। हम लोग बचपन में जब खेलते थे उस समय से इस काम को देख रहे हैं, देखते देखते इस काम से जुड़े और इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों की चली आ रही है। पेड़ के पत्तों पर कीड़ों से निकला रेशम और उन रेशम के धागों से बना कपड़ा। इसके बारे में जब मैंने ज्यादा जाना तो मुझे पता चला कि रेशम उत्पादन की जो परंपरा है वो एक बदलाव से गुजर रही है और इसी बदलाव की कहानी है भागलपुर सिल्क की।